तो ही गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10th का, मेटल एंड नॉन मेटल। आज मैं आप सभी को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हर एक चीज़ जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ समझ में आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेटल एंड नॉन मेटल है दोस्त। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया मेटल जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मेटल को हम हिंदी में बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को हम हिंदी में बोलते हैं अधातु। तो मेटल को हम बोलते हैं हिंदी में धातु और नॉन मेटल को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्त अधातु। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बिल्कुल है भैया। मेटल को क्या बोलते हैं? मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु। अब हम आपको समझाएंगे कि भैया मेटल और नॉन मेटल की पहचान कैसे करते हैं या होते क्या है मेटल और नॉन मेटल। ये सारी बातें आपको विधिवत रूप से हर एक चीज़ एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा। बस आपको वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्त, मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल्स के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे दोस्त। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं दोस्त, वो सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज कर देते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर। यानी परमाणु संख्या सोडियम की कितनी होती है? 11। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बताइएगा जरा। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें दोस्त, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भैया हमारा 2,8,1। अब यहाँ जोड़ के देखिएगा, 2 और 8 10 और 1 11। यानी आखिरी या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा। आखिरी या बैलेंस सेल, इसको हम आखिरी वाली जो सेल होती है इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। कितने? बैलेंस। इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। अब हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट को अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए या अपनी सेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की जरूरत होती है। कितनों की जरूरत होती है? 8 की। जब किसी भी एलिमेंट को अपनी सेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की जरूरत होती है। एक मिनट रुकिएगा भैया जरा। तो चलिए देखिए भैया, कोई भी एलिमेंट हो, हमारी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो दोस्त, उसको अपनी सेल को पूरा करने के लिए, अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस सोडियम के पास एक जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, इससे पहले देखिए 8 इसके पास पहले से ही मौजूद है। ये देखिए आखिरी सेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इससे पहले जब हम आएंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है। इसका मतलब ये है कि भैया सोडियम की जो सेल है वो पहले से ही पूरी है। अब सोडियम के पास जो ये फालतू का आखिरी में है, यही सोडियम क्या करेगा भैया? यही सोडियम लूज कर देगा। क्या कर देगा? यही इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करके किसी दूसरे को दे देगा। क्या कर देगा? किसी दूसरे को दे देगा, जिस भी एलिमेंट को इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा भैया कैसे देते हैं। बस जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ हमारे साथ आप देखते चलिए। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का तो सिंबल होता है Al। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है? 13 एल्युमिनियम का क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर होता है। यानी बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या इसकी 13 होती है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, और 3। अब यहां से एक चीज समझिएगा गौर से, 8 और 2 10 और 3 13। देखिए एटॉमिक नंबर 13 है
तो 2 और 8 10 और 3 13। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आखिरी सेल में यहाँ पे देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आखिरी सेल में नजर आ रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको आखिरी सेल में नजर आ रहे होंगे। अब गौर से देखिएगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि एल्युमिनियम की तो पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है। एल्युमिनियम की जो सेल है, या एल्युमिनियम की जो कक्षा है, या एल्युमिनियम का जो ऑक्टेट है, वो पहले से ही कंप्लीट है। तो जब एल्युमिनियम की ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। यानी ये एल्युमिनियम क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। यानी जिस भी एलिमेंट को इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, ये एल्युमिनियम उसी को दे देगा। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। और अभी आपको बताते भैया, और जैसे मान लीजिए कैल्शियम, क्या कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है भैया 20। एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, बताइएगा जरा भैया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। ठीक, 2,8,8,2, यानी 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 10, सॉरी 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, यानी पूरे कितने हैं भैया, 20 है यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना था, 20 था। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और इस आखिरी से पहले वाले इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, तो यहाँ 8 है। यानी इस कैल्शियम की ऑक्टेट जो है, यानी जो सेल है, वो पहले से ही कंप्लीट है। तो ये आखिरी में जो इसके 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फालतू हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फालतू हैं। यानी ये कैल्शियम क्या करेगा, किसी दूसरे को ये दे देगा, किसी दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन कैल्शियम दे देगा, क्योंकि कैल्शियम के पास ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। यानी जो कैल्शियम की सेल है, यानी कक्षा जो है, वो पहले से ही पूरी है। जब पहले से पूरी है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। जब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, किसी दूसरे को दे देगा जिस भी एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी मेटल की आपसे पूछा जाए बैलेंसी, आपसे किसी भी मेटल की बैलेंसी पूछा जाए, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अगर आखिरी सेल में 1 2 या 3 ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आखिरी सेल में आ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के लास्ट वाली सेल में अगर 1 2 या 3 ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आंख मीच के आपको बता देना है कि वो हमारे सारे के सारे एलिमेंट मेटल होंगे। क्या होंगे, मेटल होंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनकी बैलेंसी बताओ, तो आप क्या बताएंगे, तो जिस भी एलिमेंट के आखिरी सेल में 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे बैलेंसी पूछ ली जाए, तो आपको बता देना है जिस भी एलिमेंट के आखिरी सेल में 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो सेम उसकी बैलेंसी भी हो जाती है। अब जैसे आपसे बोला जाए कि भैया सोडियम की, यहाँ देखिए, आपसे बोला जाए कि भैया सोडियम की बैलेंसी बताओ, तो आपको बता देना है कि 1 है सोडियम की बैलेंसी, क्योंकि आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम की बैलेंसी बताओ, तो एल्युमिनियम की बैलेंसी हो जाएगी 3। पूछा जाए आपसे कैल्शियम की बैलेंसी बताओ, तो कैल्शियम की बैलेंसी हो जाएगी 2। तो इतनी चीज बढ़िया से आपको क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से नोट करिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो आप देखिएगा गौर से भैया, तो ये बात थी क्या, किसकी थी भैया, मेटल की थी। तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दोस्त, ये जो मेटल होता है वो भैया अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यानी लूज करने के बाद दोस्त ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। क्या कर देता है, ये मेटल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं, ताकि जिनको जरूरत है उनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए विद द हेल्प ऑफ मेटल्स। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। और अगर इसी मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी सेल में यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी सेल में नजर आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी सेल में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इससे पहली वाली अगर हम कक्षा में आए तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो इसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब इसके पास पहले से ही कक्षा कंप्लीट है, इसका मतलब यहाँ पे 2 फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के पास। तो ये जो 2 फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दोस्त, उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज आएगा। क्या आएगा भैया? मेटल्स के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज आएगा। अब जैसे मैग्नीशियम मैंने लिखा, तो मैग्नीशियम की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? फालतू 2 थे। तो यहाँ पे हम 2 प्लस लगा देंगे मैग्नीशियम के ऊपर। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं एल्युमिनियम के बारे में भी आपको बताते हैं थोड़ी सी चीजें। तो मैंने अभी बताया था एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था भैया? 13 था। अब एल्युमिनियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्युमिनियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एल्युमिनियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे दोस्त? 3 थे। तो एल्युमिनियम के ऊपर हम कितने प्लस लगाएंगे? तो एल्युमिनियम के ऊपर हम 3 प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 प्लस के निशान लगाएंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,8,8,2, यानी इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे। जब इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे तो मैंने कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज लगा दिए, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तभी ये दूसरे को दे सकता है, तभी ये दूसरे को दे सकता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्लस लगा दिए यहाँ पे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो मेटल होते हैं दोस्त, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को हम बोलते हैं कैटाइन। क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव। क्या होता है भैया? कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो हमें आशा और उम्मीद है कि मेटल के बारे में आपको इतनी चीजें बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलते हैं नॉन मेटल की ओर। कुछ चीजें मैं नॉन मेटल के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको जो शुरुआती चीजें हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। क्योंकि जब आप उनके बारे में जानकारी ले लेंगे तभी आपको आगे के चैप्टर में मजा आने वाली है। हमारे साथ साथ ही आप लोग नोट भी करते चलिएगा। अब हम आपको सिखाएंगे भैया नॉन मेटल की क्या पहचान होती है। नॉन मेटल की क्या पहचान होती है। अब यहां से आपको क्लियर होगा कि नॉन मेटल की पहचान आखिर क्या होती है। हम कैसे जानेंगे कि भैया ये नॉन मेटल है कि मेटल है कि मेटेलॉइड है। सारी बातें आपको भी एक एक करके मालूम होंगी दोस्त। तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले नॉन मेटल के। तो जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया कार्बन। कार्बन मैंने सबसे पहले ले लिया, नॉन मेटल कार्बन। हमेशा याद रखिएगा, मैं कार्बन को बताने से पहले कुछ चीजें आपको और भी बता देना चाहता हूं दोस्त। जो मेटल होते हैं हमारे, उसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 वाला दोस्त जो होता है, 4 वाला कभी कभार मेटल के रूप में भी काम कर जाता है और नॉन मेटल में भी काम कर जाता है। इसी के लिए हम मेटल में उसको काउंट नहीं करते हैं, पर वो ज़्यादातर हमें नॉन मेटल में ही देखने को मिलता है। अब नॉन मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल के आखिरी सेल में आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे 4, 5, 6 और 7। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब हम समझाएंगे आपको कैसे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दोस्त, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइएगा जरा आप लोग। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भैया 2,4। 2,4। अब यहाँ से आपको एक चीज़ें जो समझनी है वो आपको यहाँ देखना है, क्या हम समझाने जा रहे हैं। जब मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और मैंने आपको ये बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। तो अभी मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए दोस्त 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आखिरी सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या इससे पहले आपको कहीं 8 नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन की ऑक्टेट भैया कंप्लीट नहीं है। तो ये कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे से यानी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये काम करते हैं भैया नॉन मेटल हमारे। तो यहाँ पे देखिएगा आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ से हमें एक पहचान मिल गई कि भैया ये नॉन मेटल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनके आखिरी में या तो 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा। और भी हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5 आएगा। अब आखिरी सेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 5 है भैया। कितने हैं? 5 है। तो इसका मतलब ये क्या है भैया? हमारा नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है भैया। क्या है? नॉन मेटल है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स देता कौन है इन्हें? तो इनको देने वाला कौन होता है? मेटल होता है। यानी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल को दे देता है, जिससे नॉन मेटल की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। अब ये बताएंगे कैसे देते हैं, ये भी बताएंगे आपको। अब यहाँ पे समझिएगा गौर से, इस नाइट्रोजन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है आखिरी सेल में। तो इसके पास 5 पहले से ही मौजूद है। इसके पास 5 पहले से ही मौजूद है। इसको कितनों की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर और दे दिए जाए तो 3 मिला के कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन की सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी के लिए हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरों से लेते हैं। क्या करते हैं? ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, लेने के बाद ये अपनी कक्षा को पूरा करते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो इतनी चीजें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। अब सबसे पहले आपको एक चीज और भी बताने वाला हूं दोस्त कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला नंबर हमें 2 ही लेना है। क्या लेना? 2 लेना है। क्या लेना है भैया? 2 लेना है। अब जैसे मान लीजिएगा कोई भी एटॉमिक नंबर है, हमेशा याद रखिएगा अगर एटॉमिक नंबर 10 से नीचे है, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से नीचे है तो हमें पहला नंबर 2 ही लेना है और उसके बाद हमें उस नंबर के हिसाब से हमें अपने अगले नंबर लेने हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है तो 2 के बाद कितने बचते हैं? हमारे पास 8 बचते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है तो पहला नंबर हमें 2 ही लेना है। 2 के बाद कितने बचते हैं? देखिए 2 हमने ले लिए, अब 2 के बाद हमें 7 पे जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 5 बचे। तो यानी आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आपको बताते हैं केस नंबर अगला। जैसे मान लीजिएगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं 20 तक के,
तब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको साइड में देखिएगा भैया, जैसे मान लीजिएगा कि हमें 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जब कभी भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि 10 तक जाने के लिए आप क्या करते थे भैया, 10 तक जाने के लिए सबसे पहला नंबर 2 लेते थे, उसके बाद 8 लेते थे। 8 और 2 10 हो गए, 8 और 2 10 हो गए। उसके बाद हमें क्या करना, 8 पे जाना है, फिर 8 पे जाना है। अब 8 और 8 16 हो गए और 2 18 हो गए। अब कितनों की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 यहाँ पे हमारे पूरे हो जाएंगे, यानी 20 हो गए। अब जैसे मान लीजिएगा आपको 14 लेना है, आपका 14 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो 14 आपको निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करेंगे आप याद रखिएगा, देखिए 10 तक तो आपको मालूम है कि 2,8, अब 8 और 2 10 हो गए। अब कितनों की कमी बच गई, 4 की कमी अभी भी है, तो 4 आखिरी में लगा देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना आ गया होगा। ये भी मालूम हो गया होगा कि मेटल की क्या पहचान है, नॉन मेटल की क्या पहचान है। अब हम आते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं दोस्त, इनकी हम बैलेंसी कैसे निकालें, ये हम कैसे बताएंगे कि इसकी बैलेंसी कितनी है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या चीज़ें याद रखना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको याद रखना है हमेशा। इसको मैं हटा देता हूँ दोस्त। जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी नॉन मेटल की आपसे बैलेंसी पूछी जाए, तो बस इतना याद रखना है कि नॉन मेटल के कोई भी नॉन मेटल ले लो। तो मैंने ले लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5 होगा। तो आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आखिरी सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसकी यही बैलेंसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन मेटल की आखिरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उनको 8 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसकी बैलेंसी क्या कहलाएगी, इसकी बैलेंसी आ जाएगी भैया 3। इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखिए, मैंने मेटल भी आपको बता दिया कि पहचान कैसे करेंगे, नॉन मेटल भी बता दिए। अब हम चलते हैं मेटेलॉइड पे। अब मेटेलॉइड के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसके बाद चैप्टर की ओर शुरुआत करते हैं। बढ़िया से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी अभी जानेंगे। अभी जो नॉर्मल चीज़ें आपको आनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ दोस्त। इसको इरेज करने से पहले एक चीज़ और भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, मैंने मेटल में आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं वो कैटाइन होते हैं। क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पर जो नॉन मेटल होते हैं वो एनाइन होते हैं। क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। अब एनाइन का मतलब क्या हुआ, तो एनाइन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। एनाइन का मतलब निगेटिव चार्ज। अब भैया नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज क्यों लगता है? वो निगेटिव चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और अपना ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एनाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनाइन कहलाते हैं। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो एनाइन होते हैं। क्या होते हैं, एनाइन। एनाइन का मतलब निगेटिव चार्ज। यानी ये जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों से ले लेते हैं दोस्त। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया और लाजवाब तरीके से। अब हम आते हैं मेटेलॉइड्स पे। तो हमेशा याद रखिएगा भैया, मेटेलॉइड उनको बोलते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे। यानी मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या भैया बोलते हैं, किसको मेटेलॉइड बोलते हैं? तो मेटेलॉइड वो होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मेटल्स में मैंने आपको अभी क्या बताया कि जिसकी आखिरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल होंगे। नॉन मेटल में क्या बताया अभी मैंने आपको, नॉन मेटल में क्या बताया भैया, नॉन मेटल में अभी बताया आपको कि जिसकी आखिरी सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो
तो वो हमारे नॉन मेटल कहलाएंगे। अब भैया 7 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बता दिए, पर अभी तो मैंने इससे पहले बताया था कि जिसकी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो याद रखिएगा, जिसकी आखिरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोला जाएगा जीरो ग्रुप। क्या बोला जाएगा? जीरो ग्रुप बोला जाएगा। और उसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है और नोबल गैस भी बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है बढ़िया से, नोबल गैस भी बोला जाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए, इसको इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया, और भी आपको जानकारी बढ़िया से बढ़िया देते हैं। हमारे साथ ही आपको नोट्स भी बनाते चलना है। जो चीजें हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक हमारे साथ ही पढ़ना है दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर। तो जो टॉपिक अगला है हमारा, अगला जो पॉइंट होने वाला है वो हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, यानी मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो भैया आता है मेटल्स का नेचर। मेटल्स का नेचर आता है सबसे पहले। मेटल्स का नेचर आता है। मेटल्स का सबसे पहले क्या आता है? नेचर आता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मेटल्स का नेचर कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स हमारे क्या होते हैं दोस्त? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो होता है वो भैया क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। यहां लिख लेना है आपको, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी, अब मरकरी का सिंबल क्या है भैया? Hg है मरकरी का सिंबल। तो ये जो मरकरी होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है भैया वो हमारा लिक्विड होता है। और इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इस मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। यानी रूम टेम्परेचर वो सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं तो इन सॉलिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनके नेचर के बारे में हमने आप सभी के सामने चर्चा की है। तो मैंने आपको बताया कि जो मरकरी है, मरकरी आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। और जो मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड रहते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पर, उन्हीं में एक बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। इन्हीं सॉलिड मेटल्स के बीच में, इन्हीं सॉलिड मेटल्स के बीच में एक बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड होता है दोस्त। कौन सा बॉन्ड होता है? तो आपका बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आप हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। अब जो हमारी दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी दोस्त, जो हमारी दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्या? बताइएगा जरा भैया, क्या होगी? क्या होगी भैया दूसरी प्रॉपर्टी इसकी? तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर। अभी मेटेलिक लस्टर क्या होता है भैया? अभी आपको समझाएंगे। मेटेलिक लस्टर का मतलब सीधा ये होता है दोस्त कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, अगर वो मेटल हमारे प्योर फॉर्म में है,
अगर हमारे वो मेटल प्योर फॉर्म में है तो याद रखिएगा उन मेटल्स की जो सरफेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। क्या करती है? बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। क्या करती है? उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। जितने भी मेटल्स होते हैं अगर उन मेटल्स में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, अगर वो हमारे मेटल प्योर हैं तो उनकी सरफेस जो होती है दोस्त वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। अगर कोई भी लाइट उनकी सरफेस पे पड़ती है तो उस लाइट से क्या होता है दोस्त? उस लाइट से क्या होता है दोस्त? इधर उधर लाइट फैल जाती है क्योंकि उसकी सरफेस इतनी ज़्यादा चमक मारती है जिसके कारण क्या हो जाता है? लाइट इधर उधर फैल जाती है दोस्त। तो यही होता है मेटेलिक लस्टर। यही क्या होता है? मेटेलिक लस्टर होता है। जैसे कॉपर है हमारा, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं दोस्त जिनकी जो सरफेस होती है ना, इनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। क्या मारती है? शाइनिंग मारती है। अगर इनकी सरफेस पर कोई भी लाइट डाली जाती है, अगर इनकी सरफेस पर कोई भी लाइट डाली जाती है तो वो लाइट चारों इधर फैल जाती है क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, यानी शाइनिंग मारने वाली इनकी सरफेस होती है। क्योंकि अगर इनमें प्योरिटी है, ये पूरे पूरे प्योर हैं, तभी ये शाइनिंग मारेगी। अगर थोड़ी सी भी इनमें इम्प्योरिटी आ गई तो ये शाइनिंग नहीं मारेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे चलेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है भैया, जल्दी से। जल्दी करिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे को इरेज करना पड़ेगा दोस्त। इस नेचर को हम हटा देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब जो तीसरी हमारी इसकी प्रॉपर्टी है दोस्त, तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। और अगर डेंसिटी का हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है भैया? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो हमारे मेटल्स होते हैं दोस्त, उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जो मेटल्स हमारे होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। पर ये हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई ही होती है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी भैया लो भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, पर कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनकी डेंसिटी लो भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया सभी के सभी मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई भी होती है और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डेंसिटी लो भी होती है। अब हम चर्चा करेंगे कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी भैया लो होती है, जिनकी डेंसिटी क्या रहती है, जिनकी डेंसिटी भैया लो रहती है। तो जैसे हम बात करें सोडियम, जैसे हम बात करेंगे अगर सोडियम हो गया हमारा, सोडियम का एटॉमिक सिंबल है Na, मैग्नीशियम है, बर्लियम है, ये सारे के सारे ऐसे हैं दोस्त, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बर्लियम है, ये ऐसे मेटल्स होते हैं दोस्त जिनकी डेंसिटी क्या रहती है, जिनकी डेंसिटी लो होती है। क्या होती है? डेंसिटी इनकी लो होती है। मैंने अभी बताया पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भैया मेटल्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल हम पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 3 पे हमारा डेंसिटी है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है बल्कि लो होती है। तो उनमें हमने क्या बताया आपको? सोडियम बताया, मैग्नीशियम बताया, बेरिलियम बताया। तो ये चीज़ें आपको हमारे साथ साथ नोट भी करते चलना है। और यहाँ पे
एक और बढ़ा लीजिएगा, दो, एक नहीं दो बढ़ा लीजिएगा। पोटेशियम भी होता है हमारा और एक होता है लिथियम। अब यहाँ पे आपको समझना है गौर से, लिथियम, ये सारे के सारे हमारे ऐसे मेटल होते हैं जिनकी जो डेंसिटी होती है कैसी रहती है, लो रहती है। इनकी डेंसिटी भैया लो रहती है, जिसके कारण ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं हमारे, ये जितने भी मेटल्स हैं दोस्त, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये आसानी से पानी के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। पानी के ऊपर फ्लोट करने का मतलब क्या हुआ, पानी के ऊपर फ्लोट करने का मतलब ये होता है कि अगर इनको पानी में आप डाल देंगे तो ये पानी के ऊपर ही रहेंगे, यानी तैरते हुए चले जाएंगे, पानी के ऊपर से ही ये चलते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि पानी में ये डूबते नहीं है। आई बात समझ? तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको इतनी क्लियर हो चुकी होंगी, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया, डेंसिटी के बाद हम अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है दोस्त, वो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। तो पॉइंट नंबर जो 4 है वो हमारा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित। पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित है। पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा वो क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, अब इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है भैया? देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा हमें टेम्परेचर करना होता है जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाए, पिघल जाए, यानी मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए भैया? मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने किसी भी एक बर्तन में पानी ले लिया दोस्त, क्या ले लिया, एक बर्तन में पानी ले लिया और मैंने उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। मैंने इतना तेज उसको जलाया उस पानी को कि जो पानी है वो बॉयल करने लगा। क्या हुआ, उसमें पानी में बुलबुले ऐसे उठने लगे। तो इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। पर इसमें भी भैया एक्सेप्शन केस है, इसमें भी एक्सेप्शन केस है। जो हमारे मेटल्स होते हैं दोस्त, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं। किसके होते हैं? मेटल्स के। पर इसमें भी एक्सेप्शन केस है, जैसे सोडियम है, इनका भैया क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, सीसियम यानी Ce, सोडियम, पोटेशियम, सीसियम और मैग्नीशियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्त, इन सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सोडियम है, पोटेशियम है, सीसियम है, मैग्नीशियम है, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। जब मैं यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। पर उसमें भी एक्सेप्शन केस है। कुछ एक्सेप्शन केस क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, सीसियम है, मैग्नीशियम है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है दोस्त? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ जल्दी नोट करिएगा भैया आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक और भी बताने को भूल गया दोस्त, यहाँ पे आप गैलियम को और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि गैलियम जो होता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी जान लीजिएगा।
याद रखिएगा, दो जो हमारे मेटल होते हैं, एक होता है सीसियम और एक होता है गैलियम। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं दोस्त, अगर आप इनको अपने हथेली पे रखते हैं, आप अपने हथेली यानी पाम पे अगर इनको रखते हैं, किसको किसको, गैलियम को, गैलियम को और सीसियम को, गैलियम को और सीसियम को अगर आप अपनी हथेली पर रखते हैं दोस्त, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। क्यों मेल्ट हो जाएंगे? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इसी के कारण बहुत जल्दी हथेली पे रखते ही ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं आसानी से। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, सीसियम, मैग्नीशियम, गैलियम, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है दोस्त। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको, जब मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें और भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसी में आपको एक चीज़ और लिख लेनी है, एक होता है टंजस्टन। क्या होता है भैया? टंजस्टन। तो जो टंजस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे ज़्यादा होता है टंजस्टन का। यानी टंजस्टन का सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है? मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है 3410 डिग्री सेल्सियस। यानी इस 3410 डिग्री सेल्सियस का जब आप टेम्परेचर दे देंगे, यानी 3410 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर दे देंगे, तभी जाके टंजस्टन ब्रेक होगा। इसके पहले नहीं ब्रेक होने वाला, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखने वाला टंजस्टन ही होता है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए टंजस्टन होता क्या है दोस्त। तो आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब सभी के घरों में होगा भैया, बल्ब सभी के घरों में होता है। यहां पे आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, ये ऐसा वायर ऐसा लटका होता है, इसी को बोलते हैं टंजस्टन। जब हमेशा याद रखिएगा, बल्ब फ्यूज कब होता है भैया? बल्ब कब फ्यूज होता है? बल्ब तभी फ्यूज होता है जब ये जो टंजस्टन वाला वायर ऐसा नजर आता है ना, जब ये टूट जाता है तभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, तब बल्ब बंद, मतलब जलना ही बंद हो जाता है। तो यही जो वायर ऐसा यहाँ पे लगा होता है बल्ब के अंदर, उसी को बोलते हैं टंजस्टन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो चलिए भैया अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। अब हम आपको बताएंगे कि भैया मेलेबिलिटी क्या होती है, यानी मेलिएबल क्या होता है। मेलिएबल, पॉइंट नंबर 5 पे आपको बताएंगे कि मेलिएबल क्या होता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं दोस्त, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाईली मेलिएबल होते हैं। हाईली मेलिएबल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेलिएबल होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा, मेलिएबल का मतलब सीधा ये होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये मेटल है और इस मेटल पे हमने हथौड़े से काफी ज्यादा वार किए, हथौड़े से हमने काफी ज्यादा इसकी पिटाई की, और इसकी इतनी पिटाई की ये बिल्कुल थिन जैसा बन गया। यानी जैसा पेज होता है ना आपका, उसी पेज के जैसा इसकी शेप बिल्कुल बन गई। जैसे मान लीजिएगा मेरे हाथ में एक मार्कर है और इस मार्कर की मैंने हथौड़े से इतनी ज्यादा पिटाई की, ये पेपर के समान बन गया। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाता हूं। जैसे मान लीजिएगा, जैसे ये हमारे पास पेपर है, अभी मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या है? मेटल है। ये जो मार्कर आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास मेटल है, और इस मेटल की मैंने इतनी ज्यादा पिटाई की हथौड़े से, हैमर से इतनी ज्यादा पिटाई की कि ये बिल्कुल
थिन जैसा बन गया, कुछ इस जैसा बन गया, यानी जो पेज आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह का ये मेटल बन गया, इसी को बोलते हैं मेलिएबल। यानी किसी भी मेटल को हम इतनी ज़्यादा हैमर से उसकी बीटिंग करें, यानी कह सकते हैं किसी भी मेटल को हम उठा के इतना ज़्यादा उसको पीटे हथौड़े से कि उसकी बिल्कुल प्लेट बना दें, यानी थिन प्लेट बना दें, उसी को बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। अब इसमें अगर हम मेलिएबल की ही बात करें तो इसमें गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल होता है। गोल्ड जो होता है, गोल्ड यानी AU, ये भी हमारा मेटल ही होता है, तो ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल होता है। और इससे भी ज़्यादा अगर बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का सिंबल AL होता है, तो ये हाईली मेलिएबल होता है। अब हाईली मेलिएबल क्यों होता है? तो आपने देखा होगा, अभी बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये हाईली मेलेबल होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी आप एल्युमिनियम का वायर ले लीजिएगा, उसको आप हथौड़े से या छोटे चोट पहुंचा के उसको आप थिन प्लेट जैसा बना सकते हैं, यानी इतना पतला सा बना सकते हैं। तो दोस्त, आपने जब भोजन वगैरह किया होगा, मतलब बाहर होटल वगैरह में भोजन किया होगा, तो जब भी आप भोजन पैक कराते हैं तो आपको पॉलीथीन मिलती थी एल्युमिनियम की थिन जैसी पॉलीथीन में आपको चपाती को लपेट के दे देता था। आई बात समझ? जो होटल में कर्मचारी होते हैं वो जब भी आपका खाना वगैरह पैक करते हैं तो एल्युमिनियम की ही जो परत ऐसी होती है, उसी एल्युमिनियम की परत से आपकी रोटी वगैरह पैक कर देते हैं। तो आपने वहाँ पे देखा होगा। तो मेलेबल का सीधा ये मतलब होता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं, क्योंकि मेटल्स को जब भी हम हथौड़े से पिटाई करेंगे जब मेटल्स की, तो मेटल्स को हम बहुत पतली सी चादर में उसको बना सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मेलिएबल। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको इतना नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे और अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे दोस्त। फिर उसके बाद जो अगला यानी छठा नंबर का पॉइंट है हमारा, वो है डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स हमारे डक्टाइल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? मेटल्स आर डक्टाइल। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। अब हम छठे पॉइंट पे बात करेंगे डक्टिलिटी की। अब डक्टिलिटी भैया क्या होती है, ये भी आपको समझना है प्यार से। डक्टिलिटी क्या होता है? तो देखो, डक्टिलिटी का सीधा ये मतलब होता है, हम किसी भी मेटल को उठा लें और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई करें कि उसको हम वायर के शेप में बना दें, यानी जो तार हमारा होता है उस तार की शेप में इतना पतला बना दे, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, उसी को हम बोलते हैं। किसी भी मेटल को उठा के हम इतना ज़्यादा उसकी पिटाई करें कि हम उसको वायर की शेप में बना दें, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर हम डक्टिलिटी के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे डक्टिलिटी में भैया जो हमारे आता है वो गोल्ड भी आता है। कौन आता है? गोल्ड यानी AU। क्या होता है? AU सिंबल होता है किसका? गोल्ड का। तो जो गोल्ड होता है भैया इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि हम 1 ग्राम सोने से कम से कम 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तक हम वायर बना सकते हैं 1 किलोग्राम सोने से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा एल्युमिनियम वगैरह होता है ना, एल्युमिनियम, तो देखा होगा कि एल्युमिनियम की हम लोग पिटाई वगैरह करके पतले से वायर बन के हमारे एल्युमिनियम के आते हैं। तो एल्युमिनियम के जो वायर आपने देखे होंगे, जो हमारे एल्युमिनियम के वायर आते हैं दोस्त, एल्युमिनियम के और जो कॉपर वगैरह के जो आपने वायर देखे होंगे, ये वायर जो होते हैं ना, इनकी वो पिटाई करने के बाद ही इतने पतले बनाए जाते हैं। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डक्टिलिटी के थ्रू होता है दोस्त। एल्युमिनियम हो गया और हमारा कॉपर हो गया, ये सारे के सारे जो तार वगैरह बन के आते हैं दोस्त, ये तार इसी के थ्रू बन के आते हैं, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। इन एल्युमिनियम को काफ़ी ज़्यादा हैमर से क्या किया जाता है? बीट किया जाता है, यानी हैमर से इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है, तब ये पतले पतले वायर्स में इनको निकाला जाता है, यानी थिन किया जाता है, बहुत पतला बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। आपको इतना नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया।
अब हम बात करेंगे भैया अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 7। अब हम मेटल्स की हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। हार्डनेस के बारे में बात करेंगे मेटल्स भैया, हार्डनेस कैसी होती है। आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर वेरी हार्ड, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी ना आपने। अब समझेंगे हार्डनेस क्या होता है। तो याद रखिएगा जो हमारे मेटल्स होते हैं दोस्त वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्या होते हैं भैया? काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी ठोस, यानी कह सकते हैं मजबूत होते हैं। तो हम उनको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते। पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम आसानी से कट भी कर सकते हैं, यानी ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए कुछ मेटल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं या काट सकते हैं आसानी से, वो भी चाकू के माध्यम से। और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि हम उसको आसानी से काट नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन से भैया हार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है गौर से। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का मतलब के। सोडियम हो गया, सोडियम का मतलब Na। और लीड हो गया। ये ऐसे भैया मेटल्स हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। इजीली कट कर सकते हैं, वो भी किससे? नाइफ से, यानी चाकू से इजीली काट सकते हैं इनको। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तीनों की तीनों जो मेटल्स होते हैं दोस्त, ये क्या होते हैं? थोड़े सॉफ्ट होते हैं। थोड़े क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जब ये सॉफ्ट होते हैं, जब इनके अंदर सॉफ्टनेस होती है, इसी के लिए हम इसको आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बस। अब हम बात करेंगे भैया हार्डनेस के बारे में कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको हम चाकू वगैरह से काट नहीं सकते हैं। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब जैसे हमने बात की भैया सॉफ्ट कौन होते हैं, अब हम बात करेंगे हार्ड कौन से होते हैं। तो हार्ड में हमारा आता है आयरन। आयरन को अगर बात करें तो आयरन का सिंबल होता है Fe। टंजस्टन आता है हमारा, और हमारा क्या आता है? कॉपर आता है। अगर हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर का सिंबल होता है Cu। ये जो तीनों मैंने मेटल आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो हार्ड, इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि हम इनको आसानी से चाकू की हेल्प से काट नहीं सकते हैं दोस्त। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है इनके बारे में, हार्डनेस के बारे में। अब हमारा एक क्वेश्चन और भी है, हमारा एक क्वेश्चन आपसे और भी है दोस्त। ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर सोडियम को हम बाहर के वातावरण में खुला छोड़ दें, बाहर के वातावरण में यानी बाहर के एनवायरनमेंट में अगर सोडियम को हम खुला छोड़ दें तो सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि सोडियम आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसी के लिए हम सोडियम को क्या करते हैं दोस्त? सोडियम को केरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली जो इसकी भैया अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है हमारी, वो कहती है भैया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे टेंसाइल होते हैं। कैसे होते हैं? टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब भैया क्या हुआ? तो यहाँ पे समझना है आपको टेंसाइल का मतलब क्या होता है। टेंसाइल का सीधा ये मतलब होता है कि मेटल्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं दोस्त। क्या होता है भैया? मेटल्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि इन्हीं मेटल्स की हेल्प से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। और रेलवे की जो आपने पटरी वगैरह देखी होंगी, इन्हीं मेटल्स के थ्रू उन रेलवे की पटरी को भी बनाया जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना हमारे, वो बहुत ज़्यादा हैवी वजन को
रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वजन को, हैवी वेट को आसानी से रोक सकते हैं। जब हैवी वेट को आसानी से रोक सकते हैं तो उसी को हमने क्या बोला है, टेंसाइल बोला है। कि जो मेटल होते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल होते हैं। क्या होते हैं, हाई टेंसाइल होते हैं। हाई टेंसाइल का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेट को रोक लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वजन को रोक लेते हैं। तो जो हमारी रेलवे की पटरी वगैरह होती है उस पर तो काफ़ी लंबी सी ट्रेन निकलती है, उस पर ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में यात्री बैठे होते हैं दोस्तों। तो वो रेलवे की पटरी आसानी से उन यात्रियों को रोक लेती है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े ओवरब्रिज या पुल वगैरह बनने हैं, उनमें ना जाने कितना लोहा लगाया जाता है, तो वो आसानी से लोहा क्या करता है, रोके रहता है दोस्तों पुल को। तो जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो कितना भी वजन उनके ऊपर लाद दो आसानी से वो रोक लेते हैं। तभी कहा गया कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल होते हैं। तो ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी यही कहलाती है, टेंसाइल, यानी काफ़ी ज़्यादा वजन मेटल्स रोक सकते हैं। हैवी वेट को रोकने की कैपेसिटी होती है मेटल्स के अंदर, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तभी बोला गया कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9th। अब हम आपको समझाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 9th क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर 9th क्या कहलाती है हमारी भैया। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9th, मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब भैया क्या हुआ, अभी समझाएंगे आपको क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें हम करंट को आसानी से फ्लो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक वायर ले लिया, ये हमने एक वायर ले लिया दोस्त, तो यहाँ से हमने करंट को फ्लो कराया, यहाँ से हमने करंट को फ्लो कराया, तो ये हमारा वायर कैसा है, मेटल है दोस्त। तो ये वायर जो है वो हमारा मेटल है, तो यहाँ से करंट जाके आसानी से यहाँ पे इस तार में फ्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर से हम आसानी से बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हैं, यानी करंट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा सकते हैं, वो भी मेटल्स के थ्रू। तो याद रखिएगा, किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, मेटल्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे जो वायर वगैरह होते हैं ना, कॉपर वगैरह के वायर होते हैं हमारे, कॉपर यानी Cu के, एल्युमिनियम के होते हैं यानी एल्युमिनियम के होते हैं, कह सकते हैं Al, इसका सिंबल होता है भैया एल्युमिनियम। और बताइएगा आप लोग, और बताइएगा, एल्युमिनियम हो गया, मरकरी नहीं, कॉपर हो गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया, और बताइएगा आप लोग वायर। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने वाली है, देखिए जो एल्युमिनियम और जो कॉपर के वायर वगैरह होते हैं ना हमारे घरों में, जो जो मतलब वो कराई जाती है, अरे उसको क्या बोलते हैं, वायर डाल के मतलब लाइट को अंदर सप्लाई कराई जाती है। हमारे घरों के अंदर जो लाइट की सप्लाई कराई जाती है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा कि ये एल्युमिनियम का वायर है, तो क्या ये एल्युमिनियम का वायर सेम टू सेम ऐसा ही सप्लाई कर दिया जाएगा दीवारों के अंदर? अगर ऐसे ही सप्लाई कर दिया जाएगा, या जो वायर है वो खुला होगा, तो हमारे तो करंट मार सकता है आसानी से, बिल्कुल मार सकता है। तो याद रखिएगा, इस एल्युमिनियम वायर के ऊपर पीवीसी चढ़ी होती, क्या होता है, पीवीसी, क्या होता है, पीवीसी चढ़ी होती है, यानी प्लास्टिक की पीवीसी चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती, पीवीसी चढ़ी होती, प्लास्टिक की। प्लास्टिक की पीवीसी होने के कारण जो हमारी पीवीसी चढ़ी होती है इसके ऊपर प्लास्टिक की,
वो क्या करती है दोस्त, वो करंट से बचाती है। क्या करती है, करंट से बचाती है। अगर जैसे मान लीजिएगा मैंने वायर को छू लिया, मैंने वायर को छू लिया, तो करंट हमारे नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, यानी पीवीसी चढ़ी है, तो हमारे करंट नहीं मार रहा। यही अगर प्लास्टिक हटा दी जाए इस तार के ऊपर से, तो करंट हमारे मार देगा बिल्कुल। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो पीवीसी यानी जो प्लास्टिक वगैरह होती है ना, ये इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इंसुलेटर हमें बचाते हैं भैया। इंसुलेटर के अंदर से हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते, करंट नहीं फ्लो करा सकते। आई बात समझ। तो इंसुलेटर हमको बचाते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर से। करंट कैरिंग वायर से इंसुलेटर हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं, यानी बचाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनके यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में। अब हम आपको बताएंगे भैया पॉइंट नंबर 10 पे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम का, और यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा आप सिल्वर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सिल्वर के भी वायर काफी होते हैं दोस्त। ए जी, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी का सीधा ये मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर बोले जाते हैं हीट के। अब कैसे, अब यहाँ पे आपको समझना है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है हमारा, सिल्वर है हमारा। एल्युमिनियम और सिल्वर के एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं बढ़िया से। तो देखा आपने अपने घरों में देखा होगा कि भैया जो कुकर वगैरह होता है और जो बर्तन वगैरह होते हैं आपके घरों में, वो ज़्यादातर आपको एल्युमिनियम और सिल्वर के काफ़ी सारे बर्तन दिखाई दे जाएंगे। एल्युमिनियम और सिल्वर के बर्तन आपने देखे होंगे अपने घरों में। जब भी हम एल्युमिनियम या सिल्वर के बर्तन के अंदर कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, तो बस चंद मिनट के बाद वो चीज़ आसानी से गर्म होने लगती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि गुड कंडक्टर है तभी तो आसानी से चंद मिनटों के बाद कोई भी चीज़ हमारी गर्म होने लगती है। होने लगती है कि नहीं लगती है, होने लगती है। अगर यही मेटल्स अगर बैड कंडक्टर हो जाए हीट के, तो वो चीज़ हमारी जो है उस बर्तन के अंदर जो चीज़ रखी है वो गर्म नहीं होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। यानी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। यानी मेटल्स, जैसे मान लीजिएगा मैंने एक बर्तन ले लिया, वो बर्तन हमारा एल्युमिनियम का बना हुआ है, उसमें हमने पानी भर दिया। अब पानी भर दिया, उसके बाद मैंने उसके नीचे टेम्परेचर दिखाया, उसको यानी मैंने गैस को जला दिया। जब गैस को जला दिया, थोड़ी देर बाद आप गौर करिएगा वो पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों उबलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम हमारा क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। और जैसे सिल्वर है, सिल्वर हमारा क्या है, मेटल है। और ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। यानी अगर हम मेटल्स के किसी भी चीज़ पर कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, चंद मिनटों के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी।
अब हम भैया आगे बढ़ते हैं, इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम रब करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं भैया। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10। सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 10 तो हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 11। अब हम बात करेंगे सोनरस के बारे में, सोनरस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं भैया वो काफ़ी ज़्यादा सोनरस होते हैं। अब सोनरस का मतलब क्या हुआ? तो सोनरस का सीधा ये मतलब होगा, आपने बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे या जब भी आप स्कूल में पढ़ाई करते थे तो आपने देखा होगा कि स्कूल्स में क्या होता था भैया, घंटी होती थी, उस पर जब हम बजाते थे काफ़ी तेज़ी से उसकी आवाज़ आती थी। तो सोनरस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो भैया उनकी आवाज़ काफ़ी तेज से आती है, काफ़ी दूर तक जाती है। यानी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। मेटल्स आर सोनरस। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ जो होती है ना, इसकी वॉल्यूम जो होती है ना दोस्त, जब भी हम किसी भी मेटल्स को बजाएं, किसी भी मेटल्स को हम किसी भी रॉड से, लोहे की रॉड ले सकते हैं या किसी भी रॉड को ले सकते हैं। जब हम, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा मेटल है, इसको हम बजाते हैं तो इसमें क्या आएगी? आवाज़ आएगी। जब इसमें आवाज़ आएगी काफ़ी तेज़ी से तो इसी को हम बोलते हैं सोनरस। यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं, जब भी हम मेटल्स को क्या करेंगे? बीट करेंगे। यानी जब मेटल्स के ऊपर कोई भी चीज़ पीटेंगे तो मेटल्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसी आवाज़ को हम बोलते हैं सोनरस। यानी मेटल्स जो होते हैं वो गुड सोनरस माने जाते हैं। तो कहीं भी आपने चीज़ देखी होगी, घंटी वगैरह कहीं भी देखी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी मेटल से ही बनी होती हैं, क्योंकि मेटल्स की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। तभी बोला जाता है कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है, पॉइंट नंबर 11 हो गया ना, पॉइंट नंबर 12 पे चलेंगे। अब हम कुछ चर्चा करेंगे भैया एलोट्रॉपी के बारे में। कुछ चीज़ें तो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। एलोट्रॉपी, अभी आपको बताएंगे एलोट्रॉपी क्या होता है। देखो, एलोट्रॉपी का सीधा ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा कोई भी मेटल है दोस्त, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को दो फॉर्म में क्या करते हैं? दो फॉर्म में रखते हैं। दो फॉर्म में का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा क्या है भैया? टिन है, टिन, इसको हम एसएन बोलते हैं। एसएन किसका सिंबल है? टिन का सिंबल है। तो जो टिन होता है भैया हमारा टिन, ये अपना जो कलर होता है ना, एक तो ये अपना कलर रखता है भैया ग्रे कलर का, एक तो ये अपने आप को ग्रे कलर में रखता है, और दूसरा ये अपने आप को व्हाइट कलर में रखता है। दूसरा तो ये अपने आप को व्हाइट कलर में रखता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा टिन है भैया, जो हमारा यसन यसन यानी टिन जो है
वो अपने आप को दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी अपने आप को दो स्टेट में रखता है, अपने आप को दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी दो स्टेट? एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपना कलर ग्रे दे रहा है, दूसरी ऐसी स्टेट है जिसमें अपना कलर वाइट दे रहा है। यानी जो टिन है हमारा वो अपने आप को दो स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एक स्टेट वो है जिसमें अपना कलर ग्रे दे रहा है, दूसरी स्टेट ऐसी है जिसमें अपना कलर वाइट दे रहा है। यानी हम बोल सकते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और अगर यही हम नॉन मेटल के बारे में बात कर लें तो नॉन मेटल में हमारा कार्बन आता है, तो कार्बन के भी कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। कार्बन के भैया कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं? तो कार्बन का पहला एलोट्रॉप होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है बकमिनिस्टल फुलरीन, या हम इसको फुलरीन भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जल्दी से आपको नोट कर लेना है इतना भी। इसके बाद हम आगे भैया बढ़ते हैं। तो ये थी भैया हमारी मेटल की क्या थी भैया? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये थी हमारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, किसके? नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे भैया, किसकी? नॉन मेटल। तो पहला जो पॉइंट रहेगा इसका, पहला पॉइंट इसका रहेगा नेचर। कैसा भैया नेचर रहता है इसका? अगर हम नॉन मेटल के नेचर के बारे में चर्चा करें तो जो नॉन मेटल हमारे होते हैं ना, अगर हम नेचर के बारे में चर्चा करें तो नॉन मेटल हमारे होते हैं वो तीन स्टेट में रहते हैं। कौन कौन सी तीन स्टेज? पहली स्टेज होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेज होती है लिक्विड स्टेज, तीसरी होती है गैसियस स्टेज। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, गैसियस स्टेट में भी रहते हैं और लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं। अब हम बताएंगे कैसे रहते हैं भैया, ये भी सुनिएगा जरा। तो अगर नॉन मेटल के बारे में चर्चा करें तो नॉन मेटल का नेचर के बारे में बात करें तो ये तीन नेचर में रहते हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा स्टेट कौन सा है? गैसियस स्टेट है भैया। कौन सा है? गैसियस स्टेट है। इसमें भी अगर हम चर्चा करें जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये हमारी क्या है भैया? ये हमारी गैस है। क्या है? अरे भैया गैस ही तो है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है? गैस ही तो है। तो ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये अपने आप को तीन स्टेट्स में रखते हैं। तीन स्टेट कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी है। जो हमारा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, ये अपने आप को लिक्विड में रखता है। किस स्टेट में रखता है? लिक्विड स्टेट में रखता है। और आपने सुना होगा आयोडीन, जो हमारा आयोडीन होता है ना, ये अपने आप को सॉलिड स्टेट में रखता है। किस स्टेट में रखता है? सॉलिड स्टेट में रखता है। अब ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? ये हमारे गैसेस स्टेट में अपने आप को रखते हैं। यानी यहाँ भैया नेचर ना डाल के आप यहाँ पे फिजिकल वो डाल लीजिएगा, फिजिकल अपीयरेंस डाल लीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिजिकल अपीयरेंस डाल सकते हैं यहाँ पे आप, फिजिकल अपीयरेंस बोल सकते हैं या फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं। सॉरी, फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं आप इसका।
तो मैंने यहाँ पे चर्चा की भैया नॉन मेटल के बारे में। तो मैंने शुरुआत में ही आपको नॉन मेटल के बारे में बताया था भैया, बैलेंसी क्या होती है या कैसे पहचानेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको पहले से ही। ये हमारी चल रही फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम समझिएगा सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमारा था फिजिकल स्टेट। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो 3 स्टेट्स में रहते हैं, अपने आप को 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करके रखते हैं। पहली जो स्टेट है सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, काफ़ी ज़्यादा मजबूत। लिक्विड जैसे हमारा पानी होता है। गैसियस स्टेट वो होती है जैसे हमारी जो गैस वगैरह होती है वो हमारी गैसियस स्टेज होती है। अब यहाँ पे समझना है आपको, हमारा क्लोरीन है और फ्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब Cl, फ्लोरीन का मतलब Fl। आई बात समझ? क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों के दोनों अपने आप को गैसेस स्टेट में रखते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे गैस हैं, तो ये अपने आप को गैसेस स्टेट में रखते हैं। और इसमें अगर बात करें हम ब्रोमीन के बारे में, किसके बारे में? ब्रोमीन के बारे में। तो ब्रोमीन अपने आप को लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। किस में रखता है? अपने आप को लिक्विड में रखता है। यानी जो हमारा ब्रोमीन है वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, और जो हमारा आयोडीन है वो अपने आप को सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड में अपने आप को रखता है। और ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल ही है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, जल्दी से आपको नोट कर लेना है हमारे साथ साथ भैया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम नॉन मेटल के दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे भैया। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है लश्यर से संबंधित। अभी मैंने आपको मेटल में ही बताया था लश्यर का मतलब क्या होता है। लश्यर का सीधा ये मतलब होता है कि मैंने मेटल में आपसे क्या चर्चा की थी, मैंने मेटल्स में आपको बताया था कि भैया जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लश्यर होते हैं, यानी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सरफेस शाइनिंग मारती है। पर अगर हम नॉन मेटल के बारे में चर्चा करें तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? नॉट लश्यर होते हैं। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनिंग नहीं मारते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी नॉन मेटल आपने ले लिया, उसकी सरफेस आप रखिएगा, तो याद रखिएगा उसकी जो सरफेस होगी नॉन मेटल की वो कभी भी शाइनिंग नहीं मारेगी, वो कभी भी शाइनिंग नहीं मारेगी। तो जो नॉन मेटल होते हैं हमारे वो नॉट लश्यर होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लश्यर, नॉट लश्यर, सिर्फ एक को छोड़ के। अब यहाँ पे भैया आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैंने ये तो नहीं बोला कि सभी के सभी नॉन मेटल। अब जैसे आपका एक नॉन मेटल आता है कार्बन, कार्बन का ही अगर हम एलोट्रॉप ले लें ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। अभी मैंने आपको बताया था कार्बन का एलोट्रॉप, तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। कार्बन का एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। क्या होता है भैया? ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी अगर हम सरफेस के बारे में बात करें तो इसकी जो सरफेस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लश्यर होती है। कैसी होती है? लश्यर होती है। तो जब भी हम इसकी सरफेस को देखेंगे तो इसकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मारती है, इसकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मारती है। तो हमें ग्रेफाइट की जो सरफेस होती है ना उसकी सरफेस पे हमें शाइनिंग देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की जो परत होती है यानी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग मारती है। इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे नॉट लश्यरस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी हमारा ग्रेफाइट यानी जो हमारा कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे भैया नंबर 3 पे आएंगे हम अपने डेंसिटी। पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि डेंसिटी इसकी क्या होती है। ये जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी के बारे में अब चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा वो डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखिएगा? जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है।
हमारे नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी लो होती है। अब डेंसिटी का मैंने मतलब बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला के बारे में बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। नहीं आई बात समझ? मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो हमारे जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, काफ़ी लो होती है। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा लो होती है। कैसी होती? लो होती है। सिर्फ एक को छोड़ के। किस भाई साहब को छोड़ के? कार्बन का आपने एक एलोट्रॉप पढ़ा होगा। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है डायमंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसको बोलते हैं डायमंड। ये डायमंड क्या होता है भैया? कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है। किसका एलोट्रॉप होता है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। अगर हम डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो नॉन मेटल जो है दोस्त, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी कार्बन है। कार्बन का एक एलोट्रॉप पड़ता है, उस एलोट्रॉप का नाम है डायमंड। सिर्फ डायमंड की ही डेंसिटी हाई मानी जाती है, इसके अलावा सबकी डेंसिटी लो मानी जाती है नॉन मेटल के केस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, इसके बाद जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो चलिए पॉइंट नंबर हम चौथे पे चलेंगे भैया। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। किसका? नॉन मेटल का। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। सिर्फ एक दो लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को बोल सकते हैं, सिंबल कार्बन का होता है सी। और हमारा बोरान होता है। कौन होता है? बोरान होता है। और एक होता है सिलिकॉन। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? नॉन मेटल है। तीनों के तीनों हमारे क्या है? नॉन मेटल है। मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉन मेटल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों हमारे लो होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, एक होता है कार्बन, दूसरा होता है बोरान, तीसरा होता है सिलिकॉन। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा हाई होता है। अगर हम नॉन मेटल के केस में बात करें तो इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हाई होता है अगर हम नॉन मेटल के केस में बात करें तो। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और आपको अपने कॉपी पे नोट भी करते चलना है। फिर अगली जो हमारी अगला जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है? ब्रिटलनेस।
ब्रिटल ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस का मतलब क्या हुआ भैया? देखो, ब्रिटलनेस का सीधा ये मतलब होता है कि अगर हम ब्रिटलनेस के बारे में चर्चा करें तो ब्रिटलनेस का सीधा ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा किसी भी नॉन मेटल को हमने ले लिया, ठीक, किसी भी नॉन मेटल को हमने ले लिया, जैसे मान लीजिएगा फास्फोरस ले लिया या सल्फर ले लिया, ठीक, मैंने नॉन मेटल को ले लिया भैया। अब उस नॉन मेटल को इतनी ज़्यादा पिटाई करिए, इतनी ज़्यादा पिटाई करिए, इतनी ज़्यादा पिटाई करिए कि वो थोड़े छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ब्रिटलनेस का मतलब क्या हुआ। तो ब्रिटलनेस का सीधा ये मतलब होता है कि हम नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल ले लें। देखिए, कोई भी नॉन मेटल भी नहीं ले सकते, सिर्फ 3 ही ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनकी कुटाई करने पर वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। 3 कौन कौन से? सल्फर है, और हमारा कौन सा है, अभी यहाँ पे देखते हैं। कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है कोल, कोयला भी है। सल्फर है, सल्फर यानी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। फास्फोरस भी है हमारा, क्या है भैया? फास्फोरस भी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फास्फोरस भी है हमारा। ठीक, तो ब्रिटलनेस का मतलब समझ आया आपको कि नहीं आया? अभी नहीं आया होगा, दोबारा से सुनिएगा भैया। तो देखिए, ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल को हम कितना भी ठोके पीटे वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, सिर्फ 3 को छोड़ के। 3 ऐसे हैं नॉन मेटल। पहला है कोल। कोल ये क्या है भैया? कोल ये एलोट्रॉप है कार्बन का। कोयला हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, ये 3 ऐसे नॉन मेटल होते हैं, ये 3 ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनकी अगर हम ठुकाई पिटाई खूब अच्छे से करें, अगर इनकी हम हैमर के थ्रू अगर पिटाई करें, हैमर के थ्रू अगर इसकी इन तीनों की अगर हम पिटाई करें, हैमर के थ्रू अगर इनको हम बीटन करें यानी पिटाई करें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें? ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं यानी टूट जाते हैं। कौन कौन? कोल, कोयला हो गया, और कौन? सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। अगर इन 3 नॉन मेटल्स की अगर हम कुटाई करते हैं हथौड़े से तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको ब्रिटलनेस बताया। अगर बात करें हम मेटल्स के बारे में तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है मेलेबिलिटी। इसकी जस्ट अपोजिट क्या थी? मेलेबिलिटी थी दोस्त। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है भैया, जल्दी से। फिर अब उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है भैया? सुनिएगा जरा गौर से। पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा वो है भैया हार्डनेस से संबंधित। किससे संबंधित? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। क्या हमारे नॉन मेटल कठोर भी होते हैं? क्या हमारे नॉन मेटल कठोर भी होते हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे कठोर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, समझ रहे हो? नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे कठोर नहीं होते, यानी नॉन मेटल के अंदर हार्डनेस नहीं पाई जाती है। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग कौन? सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी कौन है भैया? कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड। अभी उसके बारे में भी बताएंगे, पहले कुछ चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं, उनको सुनिएगा। जैसे हमारा फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया,
ये तीन ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। समझ आया? और अगर मैं हार्डनेस के बारे में चर्चा करूं तो हार्डनेस के बारे में याद रखना, आपको याद रखना है कि कार्बन जो होता है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। अब उसी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, जिस एलोट्रॉप का नाम है डायमंड। जो डायमंड होता है एलोट्रॉप, किसका एलोट्रॉप होता है? कार्बन का। तो डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं, ये हीरा जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। हीरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे हार्ड होते कि नहीं होते, तो आपको जवाब देना है कि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है जिसका नाम है डायमंड। डायमंड हमारा क्या होता है? हार्ड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नंबर 7 पे हम जब चलेंगे तो भैया स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। नंबर 7 पे जो हमारा आएगा स्ट्रेंथ, यानी बोल सकते हैं टेंसाइल इन स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको मेटल में ही पढ़ाया था, अभी मेटल में ही आपको समझाया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वजन को रोक लेते हैं आसानी से। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना भैया, नॉन मेटल जो होते हैं वो वजन नहीं रोक पाते हैं। इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट टेंसाइल इन स्ट्रेंथ, यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो टेंसाइल नहीं होते हैं। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो नॉन मेटल हमारे नॉट टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। समझ रहे हो? जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादा वजन नहीं रोक सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ग्रेफाइट का, तो ये ग्रेफाइट होता क्या है? एलोट्रॉप होता है किसका? कार्बन का। कार्बन का एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अगर इस ग्रेफाइट, जैसे मान लीजिएगा ये ग्रेफाइट की चादर है, अगर इस पे हम कोई भी वजन रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वजन रख देते हैं, तो ये ग्रेफाइट की जो चादर है ये वाली, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं भैया? वो टेक्सटाइल स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादा वजन नहीं रोक सकते हैं। आई बात समझ? तो ग्रेफाइट की जैसे हमने कोई थिन ले ली, यानी कोई सी हमने परत ले ली, उसके ऊपर कोई वजन रख दिया, तो वो जो परत होगी ना वो आसानी से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, कार्बन का ही अगर हम फाइबर बना ले, कार्बन का ही अगर हम फाइबर बना ले, अगर उस फाइबर पे, अगर हम कार्बन के बने हुए फाइबर पे अगर थोड़ा सा वजन रखें, स्मॉल वेट, छोटा सा वजन रखें, यानी थोड़ा सा वजन रखें, तो ये कुछ हद तक रोक सकता है, कुछ हद तक रोक सकता है। पर ऐसा नहीं कि हम बहुत सा वजन इस पे लाद दें। जब ज़्यादा वजन लाद देंगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा अगला आता है भैया सेवंथ के बाद एर्थ। एर्थ जो आता है भैया, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। एर्थ नंबर पे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एर्थ नंबर पे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मैंने मेटल्स में आपको क्या बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी मेटल्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तक करंट को आसानी से फ्लो करा लेते थे, उसी को बोलते थे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब हम नॉन मेटल पे आते हैं भैया, तो नॉन मेटल में हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आई बात समझ? जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसके कारण हम नॉन मेटल के थ्रू करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सिर्फ एक को छोड़ के, एक भाई साहब कौन है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। सिर्फ इसी ग्रेफाइट से ही हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा सकते हैं, यानी करंट को फ्लो करा सकते हैं। ये गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर माना जाता है। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है भैया, गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। यानी जो ग्रेफाइट होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट के थ्रू हम करंट को आसानी से फ्लो करा लेते हैं। अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करें तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ एक को छोड़ के। एक वो कौन है, तो वो भैया कार्बन का एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। वही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को यानी या करंट को आसानी से फ्लो करा लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया। अब जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर आता है भैया अगला, यानी 9th। अगला जो पॉइंट आता है जिसका नंबर है 9th नंबर पॉइंट हमारा क्या कहेगा भैया, समझिएगा, आपको समझना है प्यार से। 9th नंबर जो है हमारा वो है थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था मेटल्स में। देखिए, मैंने थर्मल कंडक्टिविटी में मैंने मेटल्स के बारे में क्या बताया था, मेटल्स के बारे में ये बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो उसी हीट को ही हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो मेटल जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बैड कंडक्टर माने जाते हैं हीट के, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं, किसके, हीट के माने जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको शुरुआत में, मैंने अभी आपको बताया था, शुरुआत में क्या बताया था भैया, कि जो मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल को दे देते हैं। यानी मेटल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, जिसके कारण मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिनको हम कैटाइन बोलते हैं। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव। अब जो नॉन मेटल होते हैं उनको भैया इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसके कारण नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और लेने के बाद अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्त। ये हमारी यहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से मेटल और नॉन मेटल की ख़त्म होती हुई। अब आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा कोई भी डाउट ही ना रह जाए इस पार्ट से संबंधित। जैसे मैंने एक मेटल लिया, सोडियम। ये क्या है हमारा, सोडियम है, क्या भैया, सोडियम है। और दूसरा मैंने मेटल लिया, दूसरा हमने नॉन मेटल लिया, क्लोरीन। ये क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है।
क्या भैया, नॉन मेटल है। ये मेरा था सोडियम, क्या था, मेटल था, ठीक। और ये क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे समझिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा भैया, 2,8,1, यानी 8 और 2 10 और 1 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 2,8,7, यानी 8 और 2 10 और 7 17। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है दोस्त, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था मेटल्स वो होते हैं जिनके आखिरी सेल में या आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, तो वो सारे हमारे मेटल्स होते हैं। और मैंने नॉन मेटल में क्या बताया था, जिनकी आखिरी सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए वो हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भैया, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ही हमें मालूम हो गया कि नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक। अब इसके आखिरी सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि भैया ये मेटल है, बिल्कुल पता लगा लिया। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आपको गौर से एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है, यहाँ पे भैया देखिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। अगर इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल जाए तो ये क्लोरीन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, यानी 7 में अगर 1 मिल जाएगा तो 8 बन जाएंगे, और 8 बनने के बाद तुरंत ही क्लोरीन की क्या हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब यही हम स्ट्रक्चर से आपको समझाते हैं। देखिए सोडियम मैंने यहाँ लिखा, सोडियम की आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो मैंने उसको X से डिनोट कर लिया। फिर इधर मैं लिखता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है, तो 7 मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखिए मैंने 7 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सोडियम के पास 1 फालतू था, यही फालतू वाला उठा के इस क्लोरीन को दे देगा, इस क्लोरीन भाई साहब को दे दिया। अब जब सोडियम के पास 1 फालतू था, यानी सोडियम के ऊपर 1 प्लस लगेगा। 1 प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि सोडियम के पास 1 फालतू है, इसी सोडियम ने उठा के अपना किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम से 1 कर्जा लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा लिया है। 1 इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा लेने के बाद ही इस क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को गिन के देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि भैया क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। तभी आपने देखा होगा कि Na के ऊपर प्लस लगा होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा होता है। ये हमारा बन गया NaCl। अब इस NaCl को बोलते क्या है, तो यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको आगे बताएंगे भैया, कैसे बनते हैं साल्ट, कैसे बनते हैं एसिड, कैसे बनते हैं बेस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस हमारे साथ आपको धीरे धीरे करके हमारे साथ बने रहना है। मैं आपको हर एक चीज़ रिवाइज कराऊंगा, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक मैं सारा आपको रिवाइज कराऊंगा बहुत बढ़िया से, को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको हमारे साथ बस जुड़े रहना है। ये चीज़ आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक एग्जाम्पल आपको और भी देंगे, जिससे और भी अच्छे से आपका कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल अभी और आपको देंगे, एक एग्जाम्पल और भी आपको देंगे। अब यहां से समझिएगा आप, सबसे पहला आता है हमारा मैग्नीशियम। ये है क्या भैया, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, अगर इस मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है, यानी 2 और 8 10 और 2 12। यानी इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखिएगा गौर से, इस मैग्नीशियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं। अब इस 2 के पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। यानी यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भैया मैग्नीशियम का ऑक्टेट जो है वो पहले से ही कंप्लीट है, यानी मैग्नीशियम की जो कक्षा है वो पहले से ही फिल है। तो अगर ये मैग्नीशियम यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैग्नीशियम पे, क्योंकि इसके पास पहले से ही सेल कंप्लीट है। अब यही मैग्नीशियम यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन हमारी क्या होती है, गैस होती है, और ये हमारी है क्या, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। ये मैग्नीशियम हमारा क्या है भैया, मेटल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कैसे पहचानेंगे। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा भैया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7, यानी 2 और 8 10 और 7 17। आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, एक क्लोरीन और लेना पड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आपको और लेना पड़ेगा। तो एक क्लोरीन मैंने और ले लिया भैया। अब इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा बताइएगा जरा, 2,8,7, 2,8,7, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझना है, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको फुल्ली कंसंट्रेशन इधर रखना है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। जब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर सकता है। लूज करने के बाद यहाँ मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास पहुँच जाएगा, तभी अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा। और यहाँ जो एक बचा है इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा। इससे क्या हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम का भी काम चल गया और दोनों क्लोरीन का भी काम चल गया। अब हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ देखिएगा गौर से आप, यहाँ मैग्नीशियम लिखिएगा, इधर लिखिएगा क्लोरीन, इधर लिखिएगा क्लोरीन। अब क्लोरीन के आखिरी सेल में कितने हैं, 7 है। 7 बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले क्लोरीन के आखिरी में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब मैग्नीशियम के पास फालतू कितने हैं, तो मैग्नीशियम के पास 2 फालतू हैं, तो 2 भाई साहब मैग्नीशियम ने बना लिया। एक मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको दे देगा, इस वाले भाई साहब को दे देगा, और एक मैग्नीशियम इसको दे देगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस किए, तो मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं 2। कितने लॉस किए हैं, 2। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले भैया क्लोरीन ने ले लिया, इस वाले क्लोरीन ने ले लिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने लिया है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्लोरीन जो है हमारा उस पर माइनस चार्ज आएगा। क्यों माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन ने कर्जा लिया है, किससे, मैग्नीशियम से लिया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा लिया है क्लोरीन ने मैग्नीशियम से, तभी उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब इस वाले क्लोरीन के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा, इस वाले क्लोरीन के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने ले लिया है। तो यहाँ से हमारा ये नाम बन के आ जाएगा भैया MgCl2, MgCl2 नाम बन के आ जाएगा। इसी MgCl2 को हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसी Mg को हम कैटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और इन्हीं दोनों क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसी को बोलते हैं एनाइन। यानी इन्होंने दूसरों से क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसी के लिए हम इसको एनाइन बोलेंगे। तो जो आज का वीडियो है हमारा दोस्त, वो आज यहीं पे एंड होता हुआ यानी फिनिश होता हुआ पार्ट नंबर 1 है ये हमारा। और जो अगला पार्ट आएगा ना, वो इससे भी लाजवाब और इससे भी बेहतरीन आने वाला है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो आगे की चीज़ें बची हुई हैं वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहना है आपको अंत तक। और अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पर डे कोई ना कोई नया वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल,
बाय।